हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ के सोर्सेज। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है मुस्लिम लॉ पर। फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन की आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुस्लिम विधि में दो स्रोत हैं, प्राइमरी यानी कि प्रथम स्रोत और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय स्रोत। प्राइमरी सोर्स में फर्दर 4 सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा और क्यास। सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास 4 और सोर्सेज हैं, उर्फ यानी कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, जस्टिस, कॉन्साइंस और लास्ट है लेजिस्लेशन। अब इन दोनों सोर्सेस को हम लोग बारी बारी से डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या सोर्सेस हैं। सो प्राइमरी सोर्स में हमारा पहला सोर्स है कुरान। कुरान एक शब्द है कारा से बना है। ये एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है टू रीड और टू रिसाइट, यानी कि जो लिखी हुई चीज़ है उसको समझ करके पढ़ना या फिर उसको याद करना। कुरान को डिवाइन बुक भी कहते हैं। डिवाइन बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें जो भी लिखा हुआ है वो वर्ड्स ऑफ गॉड है। जो भी लिखा है वो सब ईश्वर ने बताया है, ईश्वर ने दिया है। कुरान को अल फुरकान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शोइंग ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग, यानी कि झूठी राह से सच्चाई की राह पे लाने वाला और गलत चीज़ को सही चीज़ बताने वाला। एक केस हुआ है, केस का नाम है आगा मोहम्मद वर्सेस कुलसुम बीबी 1895 का। इसमें बताया गया है कि कुरान के जो भी वर्सेस है, जो भी आयत उसमें लिखी है कुरान में, वो कभी चेंज नहीं करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर जब भी किसी पर्टिकुलर मैटर पे कुरान साइलेंट होगी या उसमें नहीं कुछ डिस्कस करा गया है किसी मैटर को लेकर के, तो हम लोग सुन्ना यानी सुन्नत को फॉलो करेंगे। तो ये एक केस था, केस का नाम है आगा मोहम्मद वर्सेस कुलसुम बीबी 1895। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सुन्ना। तो प्राइमरी सोर्स का हमारा सेकंड सोर्स है सुन्ना या फिर सुन्नत। सुन्नत एक्चुअली मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, बातें और उनकी एक्टिविटीज़ को बताया गया है कि किस तरह से वो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती थी तो वो कैसे सॉल्व करते थे, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। सुन्ना 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 काइंड्स के होते हैं। नंबर 1 सुन्नत उल फ़ैल, नंबर 2 सुन्नत उल क़ौल और नंबर 3 सुन्नत उल तकरीर। सुन्नत उल फ़ैल का मतलब होता है कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीज़ें करी हैं, व्हाटएवर ही हैज़ डन, वो सारी चीज़ सुन्नत उल फ़ैल में आती है। सुन्नत उल क़ौल में जो भी उन्होंने बातें बोली हैं, जो भी उन्होंने बातें कही हैं, वो सब सुन्नत उल क़ौल में आती हैं। और सुन्नत उल तकरीर का मतलब होता है साइलेंस। जब कभी भी कस्टम या रिलीजन से रिलेटेड मैटर कोई भी उनके सामने आता था, उनके साथी लोग उनके सामने पूछने आते थे कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करा जाए कि ना करा जाए, तो अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर चुप रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे, साइलेंट रहते थे, तो वो सब समझ जाते थे कि इस साइलेंस में उनकी हाँ है और वो चीज़ कंटिन्यू करते थे। प्राइमरी सोर्स में थर्ड सोर्स हम पढ़ते हैं इजमा। प्राइमरी सोर्स का हमारा थर्ड पॉइंट है इजमा। इजमा का मतलब होता है कंसेंसस ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। ऐसे व्यक्ति जिनको लॉ के बारे में नॉलेज होती है और जिनको लॉ के बारे में ज्ञान है, वो एक साथ बैठ करके उनके म्यूचुअल कंसर्न से जो डिसीजन आता है उसको हम कहते हैं इजमा। इजमा तब अप्लाई होता है जब कुरान और सुन्नत में कोई भी पर्टिकुलर न्यू प्रॉब्लम के लिए अगर लॉ नहीं बना होता है तो इजमा का सहारा लिया जाता है। इजमा 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इजमा ऑफ कैंपेनियन प्रॉफिट। इसका मतलब जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के लोग होते थे, वो एज अ जूरिस्ट वर्क करते थे और उनको किसी पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन लेना होता था, तो उनका खुद का जो डिसीजन होता था, सहयोग से जो डिसीजन आता था, उसको हम इजमा ऑफ कैंपेनियन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा है इजमा ऑफ जूरिस्ट।
इजमा ऑफ जूरिस्ट का मतलब है कि जिनको विधि का ज्ञान था, जिनको लॉ का ज्ञान था और वो एक साथ बैठ करके किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेते थे म्यूचुअल कंसेंट से। जो पहले कोर्ट में जूरी बैठती थी और मेजॉरिटी ऑफ द लोग किसी चीज़ पे अपनी राय देते थे, तो उन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की राय को हम आगे बढ़ाते थे और उसको एज अ डिसीजन मानते थे, उसको हम कहते हैं इजमा ऑफ जूरिस्ट। हमारा थर्ड है इजमा ऑफ द पीपल। जब कभी कोई कस्टम या रिलीजन को लेकर के बात आती थी तो उस वक्त लोगों से पूछा जाता था कि उनका क्या डिसीजन है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का डिसीजन होता था उस टाइम पे, उसको हम कहते थे इजमा ऑफ द पीपल। प्राइमरी सोर्स का हमारा लास्ट सोर्स है कयास। कयास का मतलब होता है एनालॉगी डिडक्शन। जब कभी कोई अगर बात कुरान में, सुन्ना में या फिर इजमा में नहीं पाई जाती थी, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन तीनों में नहीं पाया जाता था, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स पहले परसिस्ट हो चुकी थी और उनके ऊपर डिसीजन जो आया था, अगर प्रॉब्लम सिमिलर है तो उन डिसीजन को ही फॉलो कर लिया जाता था। आज के समय में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसिस। इसका मतलब होता है कि जो पुराना डिसीजन हुआ था उसी डिसीजन को हम आगे के नए प्रॉब्लम में फॉलो अप कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम उससे सिमिलर होती है तो इसको कहते हैं कयास। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि सेकेंडरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स में हमारा पहला सोर्स है कस्टम। कस्टम यानी कि रीति रिवाज। जो भी प्राचीन काल से एक्टिविटीज़ होती चली आ रही हैं, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो सक्सेशन में हो और चाहे वो किसी भी मॉरल एक्टिविटीज़ में हो, तो वो चीज़ अगर कंटिन्यू होती चली जा रही है तो उसको हम कहते हैं कस्टम। ये लॉ ऑफ द लैंड होता है। जब इस्लाम धर्म नहीं था तब अरेबिया के लोग कस्टम को ही फॉलो करते थे, इसलिए आज भी कस्टम को बेसिक लॉ माना जाता है। लेकिन मुस्लिम कानून आज कस्टम को फुल्ली नहीं एक्सेप्ट करा है। कुछ पार्ट्स कस्टम के एक्सेप्टेबल हैं, जैसे एग्रीकल्चर के मैटर में कस्टम फॉलो होता है, सक्सेशन के मैटर्स में कस्टम फॉलो होता है। कोई चैरिटी का मामला है जो सेक्शन नंबर 2 ऑफ द शरीयत एक्ट 1937 के अंतर्गत नहीं मेंशन है, वो सभी चैरिटीज़ कस्टम से रिलेटेड फॉलो होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स में हमारा सेकंड सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन यानी न्यायिक निर्णय जो प्रिवी काउंसिल ने लिया हो या आपके सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो या फिर कोई हाई कोर्ट ने लिया हो, तो ऐसे निर्णय जिनको आगे के केस में फॉलो अप करा जा सके उसको हम कहते हैं जुडिशियल डिसीजन। जब कोई विधि समझ में नहीं आती है या किसी लॉ में एम्बिग्विटी होती है, कोई दुविधा होती है, तो उस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए जिनको विधि का ज्ञान होता है वो उस एम्बिग्विटी को यानी कि उस दुविधा को समझाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में एक प्रोविज़न बनाया, एक लॉ बनाया और उसमें बताया कि जो भी मामले होंगे पर्सनल लॉ से रिलेटेड उसमें जजेस कैन मेक अ लॉ। जजेस उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, कोई भी पर्सनल लॉ हो, चाहे वो हिंदू लॉ हो और चाहे वो मुस्लिम लॉ हो। तो जुडिशियल डिसीजन पे बहुत से केसेस हुए हैं, प्रीवी काउंसिल में भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हुए हैं। तो कुछ केसेस हैं, जो लीडिंग केस है प्रीवी काउंसिल का वो है मैनी बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। इसमें बताया गया था कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाता है और अगर हस्बैंड अपने वाइफ को महर का पैसा वापस नहीं करता है तब तक कि बीवी का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर अधिकार रहता है। दूसरा केस था सुप्रीम कोर्ट में बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। इसमें बताया गया कि एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करा जाए और मेंटेनेंस का प्रोविज़न मुस्लिम लॉ में भी लाया जाए, इसलिए सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ पर भी अप्लाई होता है। इसी तरीके से शाहबानो बेगम में भी यही चीज़ अप्लाई करी गई थी। सेकेंडरी सोर्स में हमारा थर्ड सोर्स है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जैसा कि हमने बताया था कि डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कोर्ट है, जुडिशरी है। तो जुडिशरी में आज के समय में इक्वालिटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को देखते हुए कोई भी डिसीजन पारित करा जाए। जैसा कि हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई चीज़ भी ना करा जाए
कि किसी धर्म में वो चीज़ नहीं है और इस धर्म में उस चीज़ के लिए अत्याचार हो या उस चीज़ को लेकर के गलत डिसीजन पारित हो, तो ये ऐसा नहीं करा जाएगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होगी वो कोर्ट होगी, और कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को ध्यान में रखते हुए लेगी। सेकेंडरी सोर्स का हमारा लास्ट सोर्स है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो भी लॉज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है वो उसको हम कहते हैं लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे जो भी लॉज मुस्लिम के लिए बनाए गए हैं बाय द पार्लियामेंट, तो वो लॉज को भी मुसलमान आज के समय में फॉलो अप करना ज़रूरी है। कुछ लॉज है शरीयत एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। इसी तरह से अन्य जो भी लॉ हैं और भी जो लॉ हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।